हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में बहुत सारे कंटेंट आते हैं और जो भी कंटेंट मैंने बनाए हैं वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी ईवीएस की बुक से ली गई है। तो एक एक पॉइंट और एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वीडियो चल रहा है किस लिए चल रहा है? ये टारगेट सीटेड जुलाई 2024 के लिए चल रहा है, ताकि आप अच्छे स्कोर कर सके ईवीएस में, है ना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। और जिन लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को जान सके और इस चैनल पे जो भी कंटेंट आते हैं उसके बेनिफिट्स को ले सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और अपने पहले टॉपिक के तरफ। अपने पहले टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है मटेरियल के बारे में। तो एनसीईआरटी में 3 टाइप के मटेरियल के बारे में बताया गया है। एक होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल और तीसरा होता है ओपेक मटेरियल। तो इन तीनों को हम समझेंगे और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 3 उसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है। मटेरियल दैट अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम, यानी ऐसा मटेरियल जो सारे लाइट को पास कर दे अपने चारों ओर, ठीक है। अगर लाइट मान लीजिए ये क्या है, पैसेज ऑफ लाइट है, यानी लाइट आ रही है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या करेगा, आर पार हो जाएगा लाइट, है ना। यानी आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल के इस तरफ भी जो चीज़ें रखी हैं आप देख सकते हो, है ना। अब इसका क्या होगा, आपका अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्लियर ग्लास हुआ, क्लियर वाटर हुआ, ये सब क्या है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जाम्पल है। यानी ऐसा मटेरियल जो कि सारे लाइट को पास करने में हेल्प करे, यानी सारा लाइट उससे पास होते हुए आगे निकल जाए। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई मटेरियल रखा है, उसके इस तरफ अगर कोई चीज़ है और आप खड़े हो यहाँ, तो आप इजीली उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो मटेरियल के आर पार दिखने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। देखिए ये लाइट को पास कैसे करेगा, पार्शियली पास करेगा। यानी आपको अगर यहाँ पर कोई चीज़ रखी है तो ये इस टाइप के मटेरियल होते हैं कि आप इसको देख तो पाओगे लेकिन क्लियरली नहीं देख पाओगे, है ना। यानी पार्शियली लाइट को पास करता है, आप क्लियर नहीं देख पाओगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग्स इज देयर, यानी क्या है एग्जैक्ट थिंग, वो आप क्लियर वे में नहीं देख पाओगे। लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है कंप्लीटली पास हो रहा था, यहाँ पे पार्शियली यानी आधा पास होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अब तीसरे टाइप का मटेरियल क्या होता है, ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम और कंप्लीटली, यानी ऐसा मटेरियल जो किसी भी लाइट को पास होने नहीं देगा, यानी ब्लॉक कर देगा, है ना। जो पैसेज ऑफ लाइट जाती है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। अब ओपेक मटेरियल में किसका एग्जांपल लिख सकते हैं, वुड यानी लकड़ी का, मिरर का, है ना। ये सब क्या है, ओपेक मटेरियल। अब यहाँ पे 3 आप टाइप के मटेरियल को देख रहे हो, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट, ये है ट्रांसलूसेंट, और यहाँ पर जो एप्पल है ना, एप्पल क्या है, एप्पल आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, कोई भी आर पार चीज जो उसके, अगर मान लो कि यहाँ पे एप्पल है ना, एप्पल है यहाँ पे, तो अगर एप्पल रखा हुआ है, आप यहाँ से किसी भी चीज़ को, एप्पल के पीछे मान लो यहाँ पे छोटा सा लेमन रखा हुआ है, तो आप यहाँ से नहीं देख पाओगे, क्योंकि एप्पल क्या है, ओपेक मटेरियल है, अपने ये लाइट के पैसेज को ब्लॉक करता है, रोक देता है, और यहाँ से लाइट पास नहीं करेगी। जब लाइट पास नहीं करेगी तो आप इसके पीछे रखी हुई चीज़ को देख नहीं सकते हो। या एप्पल हो गया, वुड हो गया, है ना। अब क्या होता है कि बहुत सारे दरवाजे क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट दरवाजे होते हैं, तो आप आर पार देख सकते हैं। लेकिन कुछ दरवाजे, कुछ डोर क्या होते हैं, वुड के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, तो आप आर पार नहीं देख पाते हो, और उसको क्या बोलते हैं, ओपेक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। सब नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है पोचमपल्ली के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा क्या है पोचमपल्ली, है ना।
सबसे पहले इसके बारे में क्या पढ़ना है, क्या है पोचमपल्ली, कहाँ की, किस लिए फेमस है पोचमपल्ली और किस स्टेट से बिलोंग करती है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन यानी मंडल ऑफ तेलंगाना। यानी पोचमपल्ली कहाँ की फेमस ट्रेडिशनल आर्ट है, ये तेलंगाना की है। तेलंगाना क्या है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ एक स्टेट है जो कि तेलंगाना जिसे हम बोलते हैं। और मुक्तापुर विलेज है, कहाँ पर है, पोचमपल्ली टाउन। पोचमपल्ली टाउन यानी जिसको हम मंडल बोलते हैं, उस मंडल के अंदर एक विलेज आता है जिसको हम मुक्तापुर विलेज कहते हैं। और वो मंडल कहाँ है, तेलंगाना स्टेट में है, यानी तेलंगाना राज्य में एक मंडल है जिसका नाम है पोचमपल्ली टाउन। और वहाँ पे मुक्तापुर विलेज है, वहाँ पे पोचमपल्ली नाम की साड़ियाँ बनती हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द फैमिली ऑफ दिस टाउन, अब ये क्या है कि एक टाउन के बारे में है, तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, मुक्तापुर विलेज के बारे में, एक पर्टिकुलर विलेज को उठाकर वहाँ की स्टोरी बताई गई है। लेकिन ये पोचमपल्ली टाउन है, मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट है, मंडल है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, गांव है यहाँ के, इसके अंदर में बहुत सारे गांव है ना, बहुत सारे विलेज है। उस सारे विलेज में ये ट्रेडिशनल आर्ट है, इसको हम ट्रेडिशनल आर्ट या फोक आर्ट हम मान सकते हैं, है ना, जहाँ पे पोचमपल्ली साड़ी बनती है। तो यहाँ पर एक मुक्तापुर विलेज को उठाकर यहाँ पे स्टोरी बताई गई है एनसीईआरटी में। समझ में आया। तो मुक्तापुर विलेज इज इन पोचमपल्ली टाउन, याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आ सकता है कि मुक्तापुर विलेज कहाँ है, पोचमपल्ली टाउन में, और पोचमपल्ली टाउन कहाँ है, तेलंगाना स्टेट में, है ना। तो मोस्ट ऑफ द फैमिली इन दिस टाउन आर वीवर्स, यानी यहाँ पर जो पोचमपल्ली टाउन है, जो मंडल है, वहाँ पे बहुत सारी जो फैमिली है, जो परिवार है, वो क्या है, वीवर्स है। वीवर्स का मतलब क्या होता है, बुनकर है ना, जो कि बुनाई का काम करते हैं, साड़ी बुनाई का काम करते हैं, बहुत लोग शॉल बुनाई का काम करते हैं, तो यहाँ के लोग वीवर्स हैं, है ना। That is why the special cloth that they weave is called पोचमपल्ली। और स्पेशल टाइप का ये क्लॉथ को वीव करते हैं, बुनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोचमपल्ली। द विलेज हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी इनका ट्रेडिशनल आर्ट है ना, ये बहुत दिनों से ये काम करते आ रहे हैं। स्पेशल टाइप का क्लॉथ बनाते हैं, चाहे वो सिल्क का क्लॉथ हो, चाहे वो कॉटन का क्लॉथ हो, और उससे अलग अलग मटेरियल बनाए जाते हैं। साड़ी, सिल्क के क्लॉथ से सिल्क की साड़ी, सिल्क की ड्रेस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। अब पोचमपल्ली साड़ी कैसे बनती है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या है, ये पोचमपल्ली साड़ी का एक डिजाइन है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है, उसको बॉईल करते हैं वाटर में। बॉईल करने के पीछे रीजन क्या है, तो जो उसमें डर्ट्स लगे होते हैं, डर्ट्स यानी जो गंदगी लगी होती है, उसको साफ करना है ना। देन एवरीबडी वर्क टू डाई द थ्रेड विथ ए ब्राइट कलर। सबसे पहले क्या करेंगे, गर्म पानी में उसको बॉईल करेंगे, है ना, उबालेंगे। उबालने के बाद क्या करेंगे, उसमें डाई करेंगे। डाई करने का मतलब उसमें रंग भरेंगे, अलग अलग डिफरेंट ब्राइट कलर से उस धागे को क्या करेंगे, कलर करेंगे, है ना। दीज थ्रेड, अब जनरली क्या होता है, थ्रेड किस कलर का पाया जाता है, जनरली व्हाइट कलर का पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे कलरफुल जो साड़ी दिख रही है, यानी कि कलरफुल डिफरेंट कलर की डाइंग की गई होगी, अलग अलग कलर के धागे बनाए गए होंगे, है ना, तब जाके आपको डिफरेंट कलर की साड़ियाँ देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब दिस थ्रेड इज देन डाइड एंड रोल इनटू ए बंडल। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, उस थ्रेड को बॉईल किया जाएगा वाटर में, है ना, यानी उबाला जाएगा गर्म पानी में। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसमें डाई किया जाएगा, उसको कलर किया जाएगा। उसके बाद उसका बंडल बना दिया जाता है ना। बंडल यानी छोटे छोटे गोले या बड़े बड़े गोले बनाकर रख दिया जाता है। दीज बंडल आर पुट इनटू द लूम, और उस बंडल को कहाँ लेके जाते हैं, लूम में। लूम यानी हैंडलूम की नाम आपने सुने थे, जहाँ पर बुनकर क्या करते हैं, बहुत सारी लकड़ियों से बनी हुई मशीनें होती हैं, वहाँ पर वो हाथों से क्या करते हैं, धागे को अटैच करके वहाँ पे साड़ियाँ बुनते हैं, है ना। और द क्लॉथ इज वूवन, और वहाँ पे क्लॉथ को बुना जाता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ी आर वूवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। अब दो तरह के थ्रेड होते हैं, कॉटन थ्रेड होते हैं और सिल्क थ्रेड होते हैं। सिल्क साड़ी और सिल्क क्लॉथ कैसे बनते हैं, अभी मैंने बताया, सिल्क थ्रेड से। और कॉटन थ्रेड इज यूज्ड टू वीव कॉटन साड़ी एंड कॉटन क्लॉथ एंड शीट्स etc। द लूम हैज मेनी डील। अब वो जो लूम होता है, जहाँ पे हैंडलूम होता है, इस तरह के कुछ सांचे बने होते हैं। लूम में ना लकड़ियों से बने हुए सांचे होते हैं, जहाँ पे इस तरह से धागे को अटैच किया जाता है ना। और क्या करते हैं, अपने हाथों को डुलाते हुए, हिलाते हुए, बुनकर यहाँ पे बैठ के इस तरह कर करके साड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। तो ये हैंडलूम के बारे में हम जानते हैं।
द साइज एंड नंबर ऑफ नीडल चेंज अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। अब क्या है, अलग अलग साड़ियों पे आपको अलग अलग डिजाइन दिखती है। वो डिजाइन क्यों दिखती है? क्योंकि अलग अलग नीडल का, अलग अलग धागे का यूज करके बुनकर उसे बुनते हैं, और बुनने में काफी टाइम लगता है, काफी मेहनत लगता है ना। द वीवर्स वेव द ब्यूटीफुल पोचम साड़ी इन ब्राइट कलर। थ्रू दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव बीन मेड द रीजन वर्ल्ड फेमस। और इसके थ्रू ये क्या है, वर्ल्ड फेमस है, और इनका एक रोजमर्रा की जिंदगी का, एक लिविंगहुड का एक बहुत इंपॉर्टेंट साधन माना जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने पोचमपल्ली के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा एक एक पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोल्ड डिजर्ट। लेह एंड लद्दाख को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट क्यों बोलते हैं वो हम समझेंगे, है ना। कोल्ड डिजर्ट, लेह एंड लद्दाख। लेह एंड लद्दाख हैज हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड ए कोल्ड डिजर्ट। यानी बहुत ही, कोल्ड डिजर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। और डिजर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है ना। 25 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? डिजर्ट का दर्जा देते हैं। जनरली अगर कॉमन टर्म में अगर आप देखोगे तो डिजर्ट हम लोग किसको बोलते हैं? रेगिस्तान वाले एरिया, जैसे जैसे आपका थार डिजर्ट हो गया, है ना, बहुत सारे डिजर्ट है वर्ल्ड में, तो उसको हम बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, डिजर्ट हम उस एरिया को कहते हैं। वो पहाड़ी एरिया में भी हो सकता है डिजर्ट, जहाँ पे वर्षा कितनी होती है, बारिश कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोल्ड डिजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि डिजर्ट कहने का मतलब है कि वहाँ पे बहुत ही वेरी लिटिल रेनफॉल होता है, बहुत कम बारिश होती है। और कोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है ना, पहाड़ी एरिया का होने, हिली एरिया है, वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, इसीलिए इसको कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कोल्ड डिजर्ट किसे कहेंगे, तो लेह एंड लद्दाख को। हियर देयर इज ए हाई स्नो कैप्ड माउंटेन। यहाँ पर हाई स्नो कैप यानी बर्फ से क्या और ढकी हुई आपको पहाड़ें देखने को मिलेगी, ये एनसीईआरटी में बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, झूले झूले का मतलब होता है वेलकम वेलकम। लेह एंड लद्दाख के लोग झूले झूले अगर आपसे बोल रहे हैं तो यानी कि आपसे वो क्या बोल रहे हैं? वेलकम कर रहे हैं, आपका वेलकम वेलकम होता है। ठीक है ना। तो होम ऑफ, अब मैंने एक शेल्टर में भी बताया है कि लेह एंड लद्दाख के घर कैसे होते हैं। एक बार आप क्विक रिवीजन कर लीजिए कि वहाँ के घर कैसे होते हैं। वहाँ के घर के बारे में खासियत ये बताई गई है कि 2 फ्लोर के घर होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। तो क्या होते हैं? 2 फ्लोर हाउस मेड ऑफ स्टोन, यानी हाउस किससे बना होता है? स्टोन से बना होता है। 2 फ्लोर की हाउस होती है, स्टोन से बना होता है ना। और जो पत्थर रखे, स्टोन यानी पत्थर एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज करके रखे हुए रहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है? द वॉल ऑफ वेयर कोटेड विथ ए थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। अब इस दीवारों पर जो एक लेयर कोट की गई है, लगाई गई है, वो किससे बनी हुई है? मड यानी मिट्टी, लाइम यानी चूने से बनी हुई एक लेयर आपको यहाँ के घरों पे मिलेगी। द हाउस लुक लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विथ लॉट्स ऑफ हे स्टोरेज। और ये हर हाउस जो है इनसाइड, अंदर से देखने में कैसा लगता है? अंदर से देखने में लगता है ये शेड की तरह, है ना, क्योंकि बहुत सारे खरपतवार से मिलाकर इस हाउस को बनाया जाता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताया गया, जो ये ग्राउंड फ्लोर होता है ना, ये यहाँ पर विंडो नहीं होता, ये खिड़कियां नहीं होती है। और ग्राउंड फ्लोर का यूज किस लिए किया जाता है? एनिमल को रखने के लिए और कुछ जरूरी सामान को रखने के लिए ग्राउंड फ्लोर का यूज किया जाता है। यानी ग्राउंड फ्लोर इज फॉर द एनिमल एंड द स्टोरेज नेसेसरी थिंग, यानी जरूरी वस्तुओं को रखने में और एनिमल को रखने में का काम क्या करता है? ग्राउंड फ्लोर। और ग्राउंड फ्लोर कैसा रहता है? विदाउट विंडो होता है, कोई विंडो नहीं होता है ना। और लोग कहाँ रहते हैं? फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो भी ग्राउंड फ्लोर पे रहने चले जाते हैं। और वहाँ पर क्यों रहने चले जाते हैं? क्योंकि विंडो नहीं रहेगी तो हवा आएगी नहीं अंदर, हवा नहीं आएगी तो रूम आपका गर्म रहेगा। ठीक है। When it get too cold, they also move downstairs. Ground floor has no window. Thick ट्री ट्रंक वेयर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे जो रूफ जो बनती है वो किससे बनी हुई है? थिक यानी चौड़ी ट्री ट्रंक से बनी हुई आपको यहाँ पर रूफ मिलेगी। ठीक है। तो ये किसकी खासियत हमने पढ़ी? हमने लेह एंड लद्दाख के हाउस के बारे में पढ़ी। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्विक रिवीजन हो गया आपका, क्योंकि मैंने सेल्टर में भी इसको पढ़ाया है। ठीक है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक एक टॉपिक से, एक एक थीम से वीडियो आ चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए और EVS फॉर सीटेड जुलाई 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए
जैसे ये वीडियोस खत्म होंगे, ये सेकंड लास्ट क्लास है, एक और क्लास आएगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है तो रॉकी प्लेन ऑफ चैंगथांग, है ना। ये यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, चैंगथांग वैली के बारे में बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रॉकी प्लेन है, यानी रॉकी प्लेन यानी बहुत मतलब रॉकी मतलब पत्थरों से बना हुआ एक प्लेन एरिया है जिसको हम चैंगथांग वैली के नाम से जानते हैं। दिस प्लेस इज एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर, यानी ये प्लेस कहाँ है, जमीन समुद्र तल से हम ये करते हैं ना, किसी भी चीज की हाइट को मेजर करते हैं समुद्र तल से, तो ये समुद्र तल से यानी सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये प्लेस पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चैंगथांग वैली, है ना। तो चैंगथांग वैली की हाइट कितनी है, कितनी हाइट पर ये पाया जाता है, 5000 मीटर की हाइट पे। इट इज सो हाई दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। अब देखिए सबसे आगे क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है ना, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है तो इसके कारण क्या होता है ना, वहाँ पे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो आपको आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होते जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो माउंटेनियर होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी तो आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए वहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो बहुत डिफिकल्ट है ना। अब यहाँ पे लिखा है चेंगपा। व्हाट इज चेंगपा, ये चैंगथांग वैली है, एक जगह है जो कि कितने हाइट पर है, 5000 मीटर की हाइट पर है, और वहाँ पे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम लोगों को होता है। अब चेंगपा है, एक ट्राइब है। ट्राइब क्या होता है, जनजाति। तो चैंगथांग वैली में एक ट्राइब रहती है, एक जनजाति रहती है जिसका नाम है चेंगपा, है ना। ऑन द माउंटेन एक आपके मेरे कहने का मतलब ये है कि चेंगपा है, एक ट्राइब है, एक जनजाति है जो कि चैंगथांग वैली में रहती है ना। और चैंगथांग वैली माउंटेन एरिया है ना। चैंगथांग ट्राइब हैज ओनली 5000 पीपल। अब चैंगथांग वैली में जो चैंगपा ट्राइब्स है, जो चैंगपा जनजाति है, उसमें कितने लोग हैं, टोटल 5000 ही लोग वहां पर हैं उस ट्राइब के, ठीक है ना। द चैंगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट एंड शिप। और वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई ना तो अपने प्लेस को चेंज करते हैं, और चेंज करते हैं तो अपने साथ अपने गोट और अपने शिप को भी लेके वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड। अब ये क्या है कि अपने गोट और शिप को लेके हमेशा घूमते रहते हैं, और जहाँ भी मान लो कि उनका एरिया है चैंगथांग वैली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी तो अपने गोट अपने शिप को लेके चले जाते हैं। अब गोट और शिप को रखने का व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गोट एंड शिप, तो वो उससे क्या मिलता है, गोट एंड शिप से उनको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, स्किन फॉर टेंट मिलता है, वुल फॉर कोट्स एंड स्वेटर बनाने के लिए वुल मिलता है ना। और दीज गोट आर देयर ओनली ट्रेजर। तो ये गोट जो है इनका एक सिंगल, आप बोल सकते हैं इकलौती संपत्ति है ये गोट और शिप उन लोगों की, किसकी, जो चैंगपा ट्राइब्स है जो कि चैंगथांग वैली में रहते हैं। इफ अ फैमिली हैज मोर एनिमल इट इज कंसीडर एज रिच एंड इम्पॉर्टेंट। अब किसी फैमिली के पास बहुत सारी बकरियां हैं, मोर एनिमल है, तो वहाँ की फैमिली वो जो होती है वो रिच कहलाती है, अमीर फैमिली कहलाती है। और जिसके पास कम बकरियां हैं, कम शिप है, तो वो पुअर फैमिली कहलाती है ना। तो आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि ये रिच है, अमीर है और ये गरीब है, तो आप क्या क्या देखोगे कि किसके पास कितनी शिप है, कितनी गोट है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए फ्रॉम दिस स्पेशल गोट। अब यहाँ पे हम पश्मीना शॉल की बात करेंगे, पश्मीना गोट की बात करेंगे, है ना। तो फ्रॉम दिस स्पेशल गोट दे गेट वुल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वुल। अब हमने क्या बताया, हमने भी पढ़ा क्या कि ये जो गोट है ना, जो बकरियां हैं उससे वो मीट मिल्क सब कुछ लेते हैं, और साथ में वुल भी लेते हैं, ऊन भी लेते हैं। तो इसी गोट, ये स्पेशल टाइप की एक गोट है जिसका नाम है पश्मीना गोट, इसको हम पश्मीना गोट के नाम से जानते हैं। इसी गोट से हमें क्या मिलती है, पश्मीना वुल मिलती है। तो चैंगपास जो लोग हैं ग्रेज देयर गोट एट द हायर एंड द कोल्डर प्लेस सो दैट द गोट हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर और फर। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी बकरियों को बहुत
ऊंची जगह पर क्या करने ले जाते हैं, चरने ले जाते हैं, वहां पर ग्रेजिंग करने ले जाते हैं। तो उसके कारण क्या होती है ना, वो बहुत अलग तरह के घास को खाते हैं, जिसके कारण जो इनकी जो हेयर होती है, जो आपको उसकी बॉडी पर हेयर दिख रही है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है ना, सॉफ्ट हेयर मिलता है। इसके कारण वो बहुत ही ऊंचाई पर उन्हें क्या ले जाते हैं, ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते हैं, चराने ले जाते हैं। दे स्टे हाई अप ऑफ दिस माउंटेन इज वेरी डिफिकल्ट कंडीशन बिकॉज दैट इज वेयर दीज गोट कैन लीव। अब ये इस गोट के कारण ही उस प्लेस पे रहते हैं, क्योंकि ये गोट जो है उसी एरिया में, उसी कंडीशन में सरवाइव करती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और उसके कारण ये लोग भी, क्योंकि ये लोग क्या है, पूरी तरीके से गोट पर डिपेंडेंट है। और ये गोट, जिस गोट का क्या नाम है, पश्मीना गोट नाम है, ठीक है। देयर इज ए दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लिविंगहुड। यही इनकी लाइफ है और यही इनका लिविंगहुड है। इन द लैंग्वेज ऑफ चंगपास, चंगथांग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। तो अगर चंगपास लोगों का जो लैंग्वेज है, उसमें चंगथांग का मतलब होता है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया गया है। द लैंग्वेज ऑफ द चंगपास, चंगथांग मीन्स द प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। यानी 5000 लोग ही रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, बहुत सारे खाने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, तो लोग क्या होते हैं, भूखे मरेंगे। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है वहाँ के लोगों की। अब वर्ल्ड फेमस पश्मीना के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है, क्यों ये वर्ल्ड फेमस है, उसके बारे में हम समझेंगे। इट इज बिलीव दैट पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर। यानी ये माना जाता है कि जो पश्मीना शॉल है, आपको ये दिख रहा है, जितना आप 6 स्वेटर गर्म करता है, उसके बदले में एक ये शॉल जो है वो गर्म करता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 6 स्वेटर पहनते हो, है ना, और आप एक शॉल ले लेते हो ये पश्मीना, तो दोनों की जो गर्माहट है ना, वार्म करने की ताकत है, वो बराबर होगी। यानी 6 स्वेटर इक्वल टू 1 शॉल, ठीक है ना। द गोट ऑफ फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड एंड फाउंड ऑन ए वेरी हाई एटीट्यूड। यानी ये जो पश्मीना शॉल बनाने के लिए जो वूल है, जो वूल हमें कहाँ से मिलती है, बहुत हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहने वाली गोट से मिलती है। वो गोट कहाँ रहती है, 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहती है। अब वहाँ पर क्या होता है, 5000 मीटर की ऊंचाई पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है ना। यानी टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ का टेम्परेचर रहता है, ठीक है ना। आप सोचो कि यहाँ पर हमारे यहाँ नॉर्मल प्लेन एरिया में 3 डिग्री 4 डिग्री अगर टेम्परेचर हो जाता है तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ के लोगों को आप मानो कि कितना उनको डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि वहाँ पर 0 डिग्री वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर है और -40 डिग्री तक उनकी टेम्परेचर क्या होती है, डाउन हो जाती है। द कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रो इन द गोट बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सट्रीम कूल। यानी जो अभी हमने क्या देखा, हमने गोट को देखा है ना, ये वाली जो गोट है, तो ये जो गोट आपको दिख रही है पश्मीना गोट, तो ये इस पे जो ये हेयर है ना लगी हुई है, ये जो गोट को क्या करती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन रहता है ना, उससे बचाने का काम करती है ना। तो ऐसा नहीं है कि ठंड के मौसम में इसके बाल को निकाल लिया जाता है। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, समर सीजन आता है, तब इनके बाल को, हेयर को निकाला जाता है फॉर वूल पर्पस, फॉर पश्मीना शॉल के लिए निकाला जाता है। लेकिन ठंड में इस गोट के हेयर को निकालेंगे नहीं, निकालने से क्या होगा, इनको ठंड लग जाएगी और ये मर जाएंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि द कोट ऑफ ए वार्म हेयर ग्रो ऑन ए गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। द गोट शेड सम ऑफ हेयर और फर इन समर में निकाला जाता है इनके फर को, है ना, इनके बॉडी से फर को समर सीजन में यानी गर्मियों के सीजन में निकाला जाता है, ठंडियों में नहीं निकाला जाता। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, पश्मीना शॉल है जो कि एम्ब्रॉयडरी के साथ है। अब यहाँ पे और भी कुछ बातें बताई गई हैं, आगे हम देखेंगे कि पश्मीना शॉल के बारे में और क्या क्वालिटी बताई गई है। द हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर। यानी इन कहने का मतलब ये है कि आपका एक हेयर यानी हमारा एक हेयर में वो इतनी पतली वहाँ उसकी वो होती है, फर होती है उस गोट की, कि आपका एक हेयर में उसका आप 6 हेयर को डिवाइड करोगे तो उतनी पतली उसकी फर होती है, इतनी फाइन होती है, इतनी पतली होती है कि आपका एक हेयर में 6 पार्ट करेंगे तब जाके उसकी एक पतली हेयर
मानी जाती है, किसकी? गोट की। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वीवन ऑन द मशीन, यानी इतनी पतली होती है ना कि आप मशीन पे उसको बुन नहीं सकते हो, इसलिए कश्मीर के लोग, कश्मीरी वीवर्स जो होते हैं उसको किससे बनाते हैं? शॉल मेड बाई हैंड, हाथ से बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाथ से कोई भी चीज़ बनाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, और आप मशीन से बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। दिस इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, ये लंबा और बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। और एक प्लेन शॉल बनाने में कितना लगता है वीवर्स को टाइम? 250 घंटे लगते हैं, यानी 250 घंटे लगते हैं एक प्लेन शॉल बनाने में। तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो कि जब एम्ब्रॉयडरी वाले शॉल बनेंगे तो कितना टाइम लगेगा। यानी आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पर जो भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि 250 घंटे लगभग लग जाते हैं एक प्लेन शॉल बनाने में। और इतना पतला फाइन थ्रेड होता है जितना हमारे, अगर हमारा जो नॉर्मल बाल है उसको आप 6 पार्ट में डिवाइड करोगे उतना पतला, उतना फाइन उसका हेयर होता है पश्मीना गोट का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मधुबनी पेंटिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है यहाँ पर लिखा हुआ। द डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। इट इज वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, यानी ये जो आपको डिजाइन दिख रही है ये क्या है? ये मधुबनी है, पेंटिंग की डिजाइन है, और ये बहुत ही पुराना फॉर्म है फोक आर्ट का। फोक आर्ट किसको बोलते हैं? पारंपरिक आर्ट। फोक आर्ट का मतलब होता है पारंपरिक नृत्य के बारे में, यानी डांस के फोक डांस देखा उस तरह फोक आर्ट है, यानी एक ये कला है जो कि फोक आर्ट हम के नाम से हम जानते हैं। और ये बहुत ही पुराना फॉर्म ऑफ फोक आर्ट है जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग। तो यहाँ पे आप मधुबनी पेंटिंग कैसी होती है आप देख सकते हैं। ठीक है, देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। अब एक बिहार स्टेट है, आप जानते हो बिहार स्टेट में एक मधुबनी नाम की जगह है जिसको, जो कि डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की, वहाँ पर ये फोक आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। जब कभी वहाँ पर फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, या कोई शादी विवाह का सीजन होता है, या कोई ऐसा ओकेजन होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो उस टाइम ये वहाँ के लोग क्या करते हैं? अपने घरों की दीवारों पर इस आर्ट को ड्रॉ करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फोक आर्ट है, वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट है जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी कहाँ है? बिहार में है। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधुबनी, है ना। तो ये चीज बताई गई है। ठीक है, अब वो मधुबनी पेंटिंग कब बनाते हैं लोग? जब कोई फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, शादी ब्याह होता है ना, मैरिज होता है, ओकेजन होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई कुछ किसी चीज को उन्हें सेलिब्रेट करना होता है, तो लोग अपने घरों की दीवारों पर इस तरह की पेंटिंग को बनाते हैं। दिस पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर राइस, यानी नेचुरल कलर का यूज किया जाता है इस पेंटिंग को बनाने में। कोई भी अलग तरह का केमिकल यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या इसका यूज करते हैं? पाउडर राइस, यानी चावल के आटे से हम कलर तैयार करते हैं। सबसे बेसिक और मेन चीज क्या होता है? पाउडर, पेस्ट ऑफ पाउडर राइस इन विच कलर हैज बीन मिक्सड। अब सबसे पहले पाउडर राइस लेंगे, यानी चावल का आटा लेंगे, उसका पेस्ट लेंगे और उसमें डिफरेंट कलर को मिला के हम अलग अलग कलर बनाते हैं। द कलर यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू। कलर भी बहुत स्पेशल है। कैसे है? क्योंकि हम नेचुरल थिंग्स का, नेचुरल ऑब्जेक्ट का यूज करके कलर को बनाते हैं। अब कलर कैसे बनाते हैं? इंडिगो, अगर आपको नीला कलर चाहिए तो इंडिगो का यूज करेंगे, यानी नील का यूज करेंगे। पीला कलर के लिए आपको टर्मरिक यानी हल्दी का यूज करते हैं। और अलग अलग डिफरेंट कलर के लिए अलग अलग फ्लावर एंड ट्री, यानी पेड़ों की पत्तियों से, फ्लावर से, फूलों से कलर को हम बनाते हैं, यानी नेचुरल कलर होता है जो कि हाथ से बनाया जाता है। तो पेंटिंग शो द ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ट्री, फ्लावर, बर्ड। ये अब इस पेंटिंग में स्पेशल कुछ भी नहीं बना देते हैं। अब इस पेंटिंग में क्या आपको दिखेगा? ह्यूमन बीइंग के पिक्चर दिखेंगे, आपको एनिमल के पिक्चर दिखे। अब ह्यूमन बीइंग आपको दिख रहा है ना, एनिमल के पिक्चर दिखेंगे, एनिमल घोड़ा, हाथी, है ना, मछली, पेड़ पौधे दिखेंगे, फ्लावर दिखेंगे, बर्ड्स के पिक्चर देखेंगे। तो ये मधुबनी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और मधुबनी पेंटिंग जो आप एग्जीबिशन वगैरह लगता है ना, तो उसमें आप जाकर देखना, बहुत महंगी बिकती भी है ना। तो मधुबनी पेंटिंग बहुत लोगों को शौक होता है अपने घरों में मधुबनी पेंटिंग का लगाने में। अगर आप किसको, मैथिली ठाकुर को आप अगर जानते हो, एक फोक सिंगर है, वो बहुत अच्छी सिंगर है, बिहार से बिलोंग करती हैं। तो आपने अगर उनका कभी ब्लॉग देखा होगा तो अभी अगर नहीं भी देखा है तो आप जाके देखना कि वो उनके घरों में उन्होंने क्या किया, अपने हॉल में मधुबनी पेंटिंग को ड्रॉ करवाया है। तो उसको कहते हैं हम मधुबनी पेंटिंग। आप एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कलर आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर। अब कलर कौन कौन से फ्लावर से बनाते हैं, जैसे मेरी गोल्ड से, जीनिया से, है ना। दीज कलर आर ऑल्सो यूज टू डाई क्लॉथ। और ये कलर किस लिए यूज किया जाता है, क्लॉथ को डाई करने के लिए, यानी किसी भी कपड़े को कलर करने के लिए। अब कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र, यानी इत्र के लिए। इत्र आपने देखा होगा छोटी छोटी शीशियों में आते हैं, तो वहां पे उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम कन्नौज कहते हैं, वहां पे इत्र बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, है ना। पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश एंजॉय ईटिंग ए वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर, यानी उत्तर प्रदेश के लोग क्या खाते हैं वेजिटेबल के रूप में, कचनार फ्लावर को खाते हैं, है ना। पीपल फ्रॉम केरला एंजॉय ईटिंग वेजिटेबल मेड फ्रॉम बनाना फ्लावर, यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बनाना फ्लावर से बना हुआ वेजिटेबल कहाँ के लोग खाते हैं, तो वो केरला के लोग खाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ के किस फ्लावर से बना हुआ खाते हैं वेजिटेबल, तो कचनार फ्लावर के, है ना। पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकौड़ा, पकौड़ा मेड ऑफ सहजन फ्लावर। सहजन फ्लावर से बना हुआ पकौड़ा कहाँ के लोग खाते हैं, महाराष्ट्र के लोग खाते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। अब लाइट के बारे में बताया गया है कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी का प्रकार है जिससे हम किसी भी चीज को क्लियरली देख सकते हैं। और लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइट टेक अराउंड 8 मिनट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। अब यहाँ पे सन है और ये हमारा अर्थ है। अब सन से अर्थ पर लाइट को आने में कितना मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे बेरेल स्क्रिप्ट क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपको पिक्चर दिख रहा है, ये है लुइस ब्रेन जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, है ना। और इन्होंने बेरेल स्क्रिप्ट का डिस्कवरी की थी, इन्वेंटर ऑफ बेरेल स्क्रिप्ट आप बोल सकते हैं। तो लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस, ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने बेरेल स्क्रिप्ट का डिस्कवर किया था। कैसे किया था उसको हम पढ़ेंगे। वन डे व्हेन ही वाज 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly a pointed tool hurts his eye. He lost his eyesight. He had keen interest in study. He did not give up. He kept think of a different way to read and write. Finally, he found a reading by the touching and feeling. This way of reading later कम टू नोन एज बेरेल स्क्रिप्ट, यानी इनको ये क्या थे ना, ये 3 साल की उम्र में ही अंधे हो गए थे। कैसे हुए थे, जब वो बचपन में 3 साल के थे तो वो अपने फादर के औजार, यानी टूल का मतलब क्या होता है, औजारों से खेल रहे थे। खेलते खेलते एक औजार गलती से इनकी आंखों में जाके लग गई और इनकी आईसाइट चली गई कंप्लीटली। लेकिन ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा इनका मन था, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने बहुत सारे तरीके खोजे कि कैसे मैं पढ़ पाऊँ, क्योंकि अब तो मैं देख नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने फाइनली एक ऐसे चीज का डिस्कवर किया जिसके थ्रू आप टच और फील करके पढ़ सकते हैं, जिसको हम बेरेल स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आप बेरेल स्क्रिप्ट में क्या होता है, ऐसे आपको एक पेपर मिलेगा, पेपर पर आपको 6 डॉट मिलेंगे, जो कि 6 डॉट क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। तो अगर आप हाथों को इस तरह से घुमाओगे ना उस पेपर पर, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लेटर बिहाइंड इट, ठीक है ना। तो इस तरह करके टच एंड फील करके हम यूज करते हैं बेरेल स्क्रिप्ट का। और बेरेल स्क्रिप्ट का यूज कौन करते हैं, या तो ब्लाइंड पर्सन करते हैं, अंधे लोग करते हैं, या लो विजन वाले लोग जिनको कम दिखाई देता है वो बेरेल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो इन्होंने बेरेल स्क्रिप्ट की डिस्कवरी करी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट ए रॉ ऑफ राइज डॉट, यानी राइज डॉट मिलेगा, यानी उभरे हुए डॉट्स मिलेंगे, आर मेड ऑफ थिक पेपर। थिक पेपर, ये आपको दिख रहा है ना, थिक पेपर पर आपको राइज डॉट यानी उभरे हुए छोटे छोटे डॉट मिलेंगे। बिकॉज ऑफ दिस डॉट आर राइज्ड बाय कैन बी रीड बाय रनिंग फिंगर ऑन देम। आप फिंगर को इस तरह रन करके आप पढ़ सकते हो। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। कितने पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा 6 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बेरेल कैन नाउ ऑल्सो रिटन यूजिंग कंप्यूटर। आप कंप्यूटर का हेल्प लेके भी बेरेल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और इसको ब्लाइंड एंड लो विजन पर्सन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। वहीदा प्रिज्म खान, है ना। वहीदा प्रिज्म खान की कहानी है, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी दी गई है एनसीईआरटी में।
क्या है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। शी इज कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थन्ना मंडी, है ना। ये थन्ना मंडी नाम के एक बहुत ही छोटे विलेज से बिलोंग करती हैं, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। यानी थन्ना मंडी कहाँ है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। यानी कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि वहीदा प्रिज्म कहाँ से बिलोंग करती है? वहीदा प्रिज्म खान बिलोंग करती है जम्मू एंड कश्मीर से। एक मुस्लिम महिला है जिन्होंने बहुत ही अलग तरह के काम किए इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए, ठीक है ना। वहीदा प्रिज्म इज अ डॉक्टर इन इंडियन नेवी। यानी वहीदा प्रिज्म क्या थी? डॉक्टर थी। कहाँ थी? इंडियन नेवी में थी, ठीक है। सी इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड द परेड। यानी वहीदा प्रिज्म एक इंस्पिरेशनल स्टोरी को क्यों डाला गया एनसीईआरटी में? ताकि बहुत ज़्यादा जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाई हैं, है ना, जिनको रोका गया है पढ़ने से लिखने से, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनी है कि एक मुस्लिम महिला होके इन्होंने क्या किया? परेड को लीड किया। जो रिपब्लिक डे में परेड होती है उसको इन्होंने लीड किया था, यानी आगे आगे चली थी पूरे परेड को लेके। तो ये पहली महिला बनी थी जिन्होंने परेड को लीड किया था और पहली मुस्लिम महिला थी, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ कमांड इन अ परेड, यानी अगर परेड में कितने कमांड होते हैं? 36 कमांड। कमांड का मतलब क्या होता है? आगे मुड़, पीछे मुड़, दाएं देख, बाएं देख, इस तरह से कमांड होते हैं आर्मी में। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, है ना। कभी नहीं किया है तो इसको पढ़िए जरूर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि इनका नाम एक्चुअली नाम है वहीदा खान, लेकिन वहीदा प्रिज्म क्यों कहते हैं? यहाँ पर स्टोरी बताई है। इन्होंने क्या बताया था कि माय फादर गेव दिस नेम टू मी। इन्होंने बोला था कि प्रिज्म नाम मेरे फादर ने मुझे दिया था। अब प्रिज्म इज ए काइंड ऑफ ग्लास। हमने देखा ना, प्रिज्म कुछ इस तरह का ट्रायंगल शेप का ग्लास होता है। तो उन्होंने बताया कि प्रिज्म इज ए काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट 7 कलर। तो आपको प्रिज्म से यहाँ से अगर लाइट प्रिज्म रखोगे इस तरह से ट्रायंगल कलर का, आप यहाँ से लाइट पास करोगे ना तो 7 कलर को रिफ्लेक्ट करता है ना प्रिज्म। 7 डिफरेंट कलर आपको दिखेंगे। तो इन्होंने यही बताया कि प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट 7 कलर। माय फादर वांटेड मी टू लाइक अ प्रिज्म। और मेरे फादर चाहते थे कि मैं उस प्रिज्म की तरह क्या हूँ? चमकूं, 7 कलर अपना बिखेरूं। इसीलिए उन्होंने मेरा नाम वहीदा प्रिज्म खान रख दिया। तो बचपन से सब मुझे यही बोलते थे तो ये मेरे नाम के साथ जुड़ गया। यही इन्होंने बताने की कोशिश की है। वहीदा प्रिज्म खान कहाँ की थी? जम्मू एंड कश्मीर की, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के थन्ना मंडी गांव से बिलोंग करती थी, ठीक है। ये क्या थी? एक फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने परेड को लीड किया था। ये डॉक्टर थी, एक सर्जन थी इंडियन नेवी में, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। ये कितने, इनका जन्म हुआ था 1972 में। इंडियन नेवल सर्जन थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू कमांड एनुअल परेड एट ए आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे इन 2006। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू ज्वाइन इंडियन नेवी। यानी पहली महिला थी जम्मू कश्मीर की जिन्होंने क्या किया था? इंडियन नेवी ज्वाइन किया था, ठीक है। चलिए अब हम एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। कर्नम मल्लेश्वरी, ये वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक है और पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में, है ना, मेडल लाया था इंडिया के लिए। यानी फर्स्ट वीमेन जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक में, 2000 वाले ओलंपिक में, जिनका नाम है कर्नम मल्लेश्वरी। अब इनकी क्या स्टोरी है वो हम देखेंगे। कर्नम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। वो वेट लिफ्टर थी, है ना। वो कहाँ से बिलोंग करती थी? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी। इनके फादर क्या थे? पुलिस कांस्टेबल थे। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर। यानी इन्होंने वेट उठाना कब से शुरू किया था? जब ये 12 साल की थी। यानी ओनली 12 ईयर ओल्ड से ही इन्होंने क्या किया? वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया। नाउ शी कैन लिफ्ट वेट ऑफ 130 किलोग्राम। लेकिन अब वो कितने ग्राम तक वेट को उठा सकती है? 130 ग्राम तक के वेट को वो इजिली उठा सकती है। और उन्होंने पूरे लाइफ टाइम में इंटरनेशनल इवेंट में कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। क्या करता है ना, कभी इसको चेंज करके यहाँ ला देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर, और यहाँ इसको चेंज करके सीटेट यहाँ ला सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 12 साल की उम्र में इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी। इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट में 29 मेडल जीते। 130 किलोग्राम के वेट को ये उठा सकती हैं। और इनकी जो अलग दूसरी 4 सिस्टर थी, जिन चारों सिस्टर वेट लिफ्टिंग का ही काम करती थी। शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल एट ए ओलंपिक इन 2000। किस ईयर में इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था? 2000 में, ठीक है। तो ये इनके बारे में बताया गया है।
ये सब स्टोरी क्यों लाया गया है एनसीईआरटी में, कल्पना इनके सुनीता विलियम्स के बारे में, वहीदा प्रिंस खान में, ताकि जो लोगों की भावना है ना, लोगों का ये बन चुका है परसेप्शन की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, उसको ये सब इंस्पिरेशनल स्टोरी से आपको लड़कियां किसी भी मामले में किसी से पीछे नहीं है उसको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पढ़ना है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 कब आया? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? 2007 में आया था। अब राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 है क्या, वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर एक एनसीईआरटी में चैप्टर है हुज फॉरेस्ट के नाम से, उसमें इस चीज के बारे में बताई गई है कि क्या है राइट। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन अ फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर, जो लोग 25 साल से फॉरेस्ट यानी जंगलों में रह रहे हैं, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट। यानी जो लोग 25 साल या उससे एटलीस्ट 25 साल या उससे भी ज़्यादा दिनों से जंगलों में रहते हैं, तो उनको अधिकार है फॉरेस्ट के लैंड का, यानी फॉरेस्ट की ज़मीन पर, और जो भी फॉरेस्ट में हो रहा है या पेड़ पौधों से जो भी मिल रहा है उन पर उनका पूरा अधिकार है। यही है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि 25 साल या उससे ज़्यादा वहाँ पे रहना ज़रूरी है। ठीक है ना। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी आप उनको फॉरेस्ट से हटा नहीं सकते हो। ठीक है ना। द वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन बाय द ग्राम सभा, और ये काम करते हैं फॉरेस्ट को बचाने में, और किसके हेल्प से? ग्राम सभा के हेल्प से। ये है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। ठीक है। अब झूम फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। झूम फार्मिंग यानी प्रैक्टिस फार्मिंग के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो हमारे इंडिया का, वहाँ पर ये फार्मिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखते हैं झूम फार्मिंग होती क्या है। झूम फार्मिंग इज ए वेरी इंटरेस्टिंग फार्मिंग होती है ना। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक क्रॉप को काटने के बाद, लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर। जैसे एक कोई अनाज हो गया तो उसको आप कट कर लिए, उसके बाद कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक उस लैंड पर कुछ भी नहीं उगाया जाता है ना, उसको छोड़ दिया जाता है, यानी नथिंग इज ग्रोन इन देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं उगाया जाता। अब किसी भी लैंड को आप ऐसी तरह कुछ नहीं उगाओगे, उसको छोड़ दोगे, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे क्या जम जाएंगे? खरपतवार यानी वीड्स एंड बैम्बू हो जाएंगे, तो उसको जमने दिया जाएगा। अब कोई लैंड है, जैसे आपके घर के बगल में कोई ऐसा लैंड है जिस पे कुछ भी नहीं किया जा रहा, तो आप वहाँ पे क्या देखते हो कि खरपतवार, बहुत सारे जंगली पेड़ जम जाते हैं, तो क्या होता है? वही यहाँ पे बोला जा रहा है, द बैम्बू एंड वीड्स विच ग्रोन ऑन द लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। तो वहाँ पे जो बहुत सारे खरपतवार जो होते हैं, वीड्स होते हैं, बैम्बू होते हैं, वो क्या है था, उसको क्या किया जाता है? उसको कट किया जाता है, यानी कट किया जाता है, पुल्ड नहीं किया जाता। पुल्ड का मतलब जड़ से नहीं निकाला जाता है, उसको ऊपर से कट कर लिया जाता है। दे आर कट एंड बर्न्ड एंड द ऐश मेक द लैंड फर्टाइल। तो उसको क्या किया जाता है? उसको कट कर दिया जाता है, जड़ से नहीं। अब मान लो कि इस तरह के खरपतवार उस लैंड पे जम गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी रोपा नहीं जा रहा, तो इसको यहाँ पे मान लो इनकी ये जड़ हो गई, तो इस जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, यहाँ से कट कर दिया जाता है और फिर उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद राख बनता है ना, वो राख से क्या होता है? ऐश यानी राख। राख से क्या होता है? लैंड क्या होता है? फर्टाइल बनता है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाता है। व्हाइल बर्निंग, care is be taken so that fire does not spread to the other part of the forest. When the land is ready for farming, it is slightly dug up and not plugged. Seed are dropped on it. यानी कहने का मतलब है कि अब जलाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अदर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में ये आग ना फैले, और क्या किया जाता है? जैसे ही वो लैंड फर्टाइल बन जाता है, लैंड रेडी हो जाता है फार्मिंग के लिए, किसी भी चीज़ को उगाने के लिए, तो उसको लाइटली डगअप किया जाता है, यानी थोड़ी थोड़ी खोदाई की जाती है ना। नॉट पुल्ड अप, यानी पूरी तरीके से नहीं हो जाता, लाइट। तो जैसे ही फार्मिंग के लिए रेडी होता है ना, तो उसको लाइटली डगअप, इस लाइन को आप याद रखिएगा, लाइटली डगअप यानी हल्की हल्की खुदाई की जाती है और उसमें सीड को डाल दिया जाता है। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप लाइक मेज, वेजिटेबल, चिली, राइस कैन बी ग्रोन। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट। जो भी अनवांटेड चीज रहता है, किसी चीज को काटा नहीं जाता, उसको पुल्ड आउट नहीं किया जाता है, स्लाइटली कट कर दिया जाता है, स्लाइटली डग किया जाता है, थोड़ी सी खुदाई की जाती है, सो दैट दे मिक्सड विद द सॉइल। इसके चलते वो सॉइल के साथ मिक्स करके उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं।
नेक्स्ट हमें पढ़ना है द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टीन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टीन ऑफ लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हुज फॉरेस्ट के नाम से। जिस लैंड पर हम 1 टीन ऑफ सीड को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको हम 1 टीन ऑफ लैंड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आ सकता है कि 1 टीन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टीन ऑफ लैंड। तुरांग मीन्स जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। अब कुडुक कहाँ का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज है। झारखंड की एक ट्राइब है जिसको हम कुडुक ट्राइब के नाम से हम जानते हैं, है ना। तो कुडुक क्या है, एक ट्राइब्स है, एक कम्युनिटी है, एक जनजाति है जो कि झारखंड की ट्राइब्स है। और कुडुक लैंग्वेज भी है, ट्राइब्स भी है। याद रखिएगा कुडुक एक लैंग्वेज है। और कुडुक लैंग्वेज किसकी है, एक कुडुक जनजाति है, झारखंड से बिलोंग करती है, उसकी है। और तुरांग वो लोग जंगल को क्या बोलते हैं, तुरांग बोलते हैं। यानी तुरांग मीन्स क्या होता है, जंगल इन कुडुक लैंग्वेज। कुडुक लैंग्वेज भी है, कुडुक जनजाति भी है जो कि झारखंड में है ना। बिहू फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, आसाम से। बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों करते हैं, न्यू राइस क्रॉप के लिए, यानी नई फसल जो आपकी राइस की आती है ना, उसके लिए करते हैं। अब वहाँ के लोग माघ बिहू को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। वो क्या होता है, हमारे अगर नॉर्मल कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो माघ बिहू कब सेलिब्रेट करते हैं, 14 और 15 जनवरी को किया। जो हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं तब वहाँ आसाम के लोग माघ बिहू सेलिब्रेट करते हैं। माघ बिहू किस लिए किया जाता है, नए राइस क्रॉप के लिए, यानी नई राइस की यानी चावल की नई खेती के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू रेगुलर कैलेंडर, बट अकॉर्डिंग टू असमी कैलेंडर इट इज शुड बी द फर्स्ट एंड सेकेंड माघ। लेकिन अगर आसामी कैलेंडर अलग होता है हमारे कैलेंडर से, तो आसामी कैलेंडर को अगर देखोगे तो हमारे यहाँ 14-15 जनवरी होगा, तो उनके यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड माघ होगा। और माघ कौन सा मंथ होता है असमी कैलेंडर का, 10th मंथ ऑफ असमी कैलेंडर, यानी 10वां महीना होता है। हमारा 10वां महीना कौन सा होता है, अक्टूबर होता है, लेकिन इनका 10वां महीना माघ होता है, ठीक है ना। दे मेक भेलाघर फॉर बैम्बो। अब ये भेलाघर है बैम्बो से बना हुआ, उसको वो बनाते हैं। कहाँ के लोग, आसाम के लोग, जब बिहू सेलिब्रेट करते हैं, बिहू डांस किया जाता है। अबू धाबी के बारे में बताया है, कहाँ है, यूएई में है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसको बोलते हैं। करेंसी वहाँ की क्या है, दहरम है ना। और लैंग्वेज वहाँ पे अरबिक बोली जाती है, ठीक है ना। पेट्रोल इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी देन वाटर, यानी वहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा मिलता है वाटर के कंपेयर में, तो वहाँ पे सो चीपर देन वाटर, यानी वहाँ पे पेट्रोल सस्ता मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में रहेगी तो वो सस्ती होगी। पानी कम मिलता है तो वहाँ पे पानी को बहुत खरीद के पीना पड़ता है। तो ये है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हमारे कंट्री और अरब की जो भी कंट्री है, सऊदी हो गई है ना, यूएई हो गई, इसके बारे में बताया गया। अब वहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है यानी डेजर्ट एरिया है, तो बहुत सारी ट्री तो होंगी नहीं, तो वहाँ पे ओनली ट्री फाउंड इन अ डिजर्ट एरिया, जिसको हम डेट पाम यानी खजूर के पेड़ आपको वहां पे दिखेंगे। कौन सी ट्री वहां पे पाई जाती है, डेट पाम यानी खजूर के पेड़ आपको वहां पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।